Dear aspirants, welcome to today's video. In this video, we will discuss about the current affairs of Jammu and Kashmir for the month of October 2024. जैसा कि आपको पता ही है, अक्टूबर के मंथ में इलेक्शंस के रिज़ल्ट आए और इलेक्शन के रिज़ल्ट आने के बाद जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिली हैं। तो इस मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं दे आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स दी पॉलिटी, क्योंकि काफ़ी चेंजेस वहाँ ही देखने को मिली है। एक स्ट्रक्चरिंग हो गई है एडमिनिस्ट्रेशन की, रिस्ट्रक्चरिंग हो गई है गवर्नेंस की। वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम वन मॉडल ऑफ गवर्नेंस टू अनदर मॉडल ऑफ गवर्नेंस। तो इन सारे नुआंसेस को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। प्रेसिडेंट रूल हैज़ बीन रिवोक्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। सो ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे अक्टूबर मंथ में आई है कि प्रेसिडेंट रूल को ख़त्म किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड डिस्कस करने की ज़रूरत है। जम्मू एंड कश्मीर में इन द ईयर 2014 असेंबली इलेक्शंस हुए थे। 2014 में इलेक्शंस जब हुए थे उस टाइम पे हमारी जो यूटी है वो तब स्टेट हुआ करती थी। तो 2014 में JNK वाज ए स्टेट। ओके, तो जब स्टेट था, आपको पता है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग था। उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो टेन्योर था यहाँ की असेंबली का वो 6 साल हुआ करता था। तो इसका मतलब 2014 में जब यहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी, एक असेंबली बनी, तो 2020 तक उसका टेन्योर फिक्स्ड था अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। बट क्योंकि देयर वाज सम डिस्टर्बेंस इन द पॉलिटिकल सिचुएशन, 2018 में द कोलिशन गवर्नमेंट फेल अपार्ट। So one of the political parties withdrew its support from the other political party, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो फेल हो गई। द गवर्नमेंट कुड नॉट बी रन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जिसकी वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट मशीनरी का ब्रेक डाउन हो गया और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर असेंबली को पहले सस्पेंड किया गया और उसके बाद उसी साल नवंबर में 2018 में असेंबली को डिसॉल्व किया गया। सो फिर अगस्त 5 2019 में आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया गया और उसी साल यहाँ पर 31 अक्टूबर 2019 को प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्पोज किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है गवर्नेंस जो है, कंट्रोल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को एक्सटेंड किया गया और जम्मू एंड कश्मीर को एक सेपरेट यूटी बनाया गया और लद्दाख को सेपरेट यूटी। तो 2018 से ही यहाँ पे सेंटर स्टार्टेड इट्स गवर्नेंस, सेंटर स्टार्टेड इट्स रूल थ्रू प्रेसिडेंट। तो 2018 से लेकर अब जाके 2024 में यहाँ इलेक्शन हुए अंडर ए न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर जब यूटी बन गई तो पहला इलेक्शन 2024 में हुआ। तो इन अ गैप ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल तक जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अंडर सेंटर रूल रही, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल रहा। although it was administered by the lieutenant governor, but ultimately control जो है वो प्रेसिडेंट के पास होता है एंड प्रेसिडेंट भी he works under the aid and advice of the central government honorable PM who leads the cabinet ministers। so कहने का मतलब शॉर्ट में सिंपल ये है कि 2018 से 24 तक यहाँ पे सेंटर का रूल रहा। तो अब इलेक्शन अगर देखें, 2014 में लास्ट इलेक्शन हुए थे और जो लेटेस्ट इलेक्शन है 2024 में है। सो एक डेकेड के बाद यहाँ पे इलेक्शंस हुए। सो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट रूल रिवोक हुआ उसकी एक गैजेट नोटिफिकेशन यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इशू कर दी। ये रिवोकेशन अंडर किस रूल, किस सेक्शन के अंडर हुआ? इट वाज डन अंडर सेक्शन 73 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये यहाँ पे याद रखना है कि सेक्शन 73 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे रिवोक किया गया। अब किस तरह से इसको रिवोक किया गया? So Lieutenant Governor recommended the revocation of the central rule in Jammu and Kashmir। सो LG की रिकमेंडेशन के बेसिस पर यहाँ पे प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट रूल को रिवोक किया। तो एक्चुअली में देयर आर 2 वेज जिस तरह से प्रेसिडेंट रूल जो है JNK में रिवोक हो सकता था। एक तो हमारे जो PM है वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते
फॉर इट्स रिमूवल, और लेटर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो इसको एंडोर्स करते, इस रिकमेंडेशन को। पीएम की रिकमेंडेशन जाती प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट इसको रिवोक करते, और लेटर ऑन जो पीएम की रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को गई थी उसको एंडोर्स करते कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिनको हेड करते हैं पीएम। या फिर जिस तरह से अभी हुआ है, एलजी ने रिकमेंड किया, ठीक है, एलजी ने किसको रिकमेंड किया? प्राइम मिनिस्टर को, लेड हु हेड्स द कैबिनेट मिनिस्टर्स, और वी कैन से द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, और इन्होंने ये एंडोर्स करके भेज दिया प्रेसिडेंट को। सो यहाँ पे ये सेकंड रूट फॉलो हुआ है, एलजी टू पीएम एंड पीएम टू द प्रेसिडेंट। यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज, एक छोटा सा होमवर्क, कि हाउ मेनी टाइम्स JNK हैज़ बीन अंडर प्रेसिडेंट्स रूल सिंस इंडिपेंडेंस। तो आपको चेक करना है कि इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक 2018 तक कितनी बार JNK प्रेसिडेंट रूल में आया है। मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। अब प्रेसिडेंट रूल रिवोक हो गया, यहाँ पर सक्सेसफुली इलेक्शंस भी कंडक्ट हो गए, तो अब बात आती है who has been elected as the CM. So Mr. Umar Abdullah has been elected as the Honorable CM of Jammu and Kashmir, and Mr. Surinder Chaudhary, he has been elected as the Honorable Deputy CM of the Jammu and Kashmir. उसके अलावा एज यू नो, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, इट प्रोवाइड्स फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए? 10% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली, 10% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली। सो हमारी असेंबली में 90 सीट्स हैं विच वेंट फॉर द इलेक्शन, तो 10% इसका मतलब देयर कैन बी 9 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपार्ट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। सो इन 9 में से एज ऑफ नाउ अक्टूबर में सिर्फ 5 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें सुरिंदर चौधरी आते हैं जो डेप्यूटी सीएम है। उसके अलावा उनके पास जो पोर्टफोलियोज असाइन हुए हैं, दे आर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, एंड माइनिंग, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो सारे यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। उसके अलावा हमारी नेक्स्ट जो मिनिस्टर हैं वो हैं मिसेस सकीना इत्तू, और इनको जो पोर्टफोलियो असाइन किए हैं वो यहाँ पे मेंशन है, जिसमें हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन आता है, स्कूल एजुकेशन आता है, हायर एजुकेशन आता है, एंड सोशल वेलफेयर आता है। देन देयर इज़ ऑनरेबल जावेद राना, जल शक्ति डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ट्राइबल अफेयर्स। देन मिस्टर जावेद डार, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, कोऑपरेटिव, इलेक्शन डिपार्टमेंट। देन मिस्टर सतीश शर्मा, उनको दिया गया है फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी, यूथ सर्विसेज, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स। और जो रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं दे विल रिमेन विद द सीएम। फॉर एग्जांपल जिसमें इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, रेवेन्यू है हमारा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है हमारा, जितने भी लेफ्ट ओवर डिपार्टमेंट्स हैं वो सब के सब फॉर नाउ वी हैव विद द सीएम। तो स्टिल देयर इज अ गैप ऑफ 4 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इज येट टू बी फिल्ड। अब सीएम बनने के बाद, बिकॉज सीएम हैज टू टेक ओथ, व्हेन सीएम विल टेक ओथ, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे विल बी एडमिनिस्टर्ड ओथ बाय द एलजी। तो ये सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी इलेक्ट हुए, सीएम ने भी ओथ ले ली, एमएलएज ने अपनी सीट्स ऑक्यूपाई की, तो उस सब के बाद असेंबली का स्पीकर इलेक्ट किया जाता है फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स। तो जब तक एक स्पीकर, एक परमानेंट स्पीकर इलेक्ट किया जाए, तब तक एक टेम्पररी बेसिस पे असेंबली प्रोसीडिंग्स को कन्वीन करने के लिए, कौन सी प्रोसीडिंग, फॉर एग्जांपल ओथ लेने का मसला है, तो ओथ लेने के टाइम भी एक स्पीकर होना चाहिए हु विल प्रिसाइड ओवर दी असेंबली। तो इस टेम्पररी अरेंजमेंट के लिए जिस स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है उसको बोलते हैं हम स्पीकर प्रो टेम।
और उस स्पीकर को अपॉइंट कौन करता है? ऑनरेबल एलजी। तो हमारे केस में जम्मू एंड कश्मीर में हु वाज द स्पीकर प्रोटेम? मिस्टर मुबारक गुल, जिनका फोटोग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये आपके लिए भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, हु वाज द स्पीकर प्रोटेम ऑफ द फर्स्ट असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ही वाज नन अदर देन मिस्टर मुबारक गुल। ओके, देन अब क्योंकि अगर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की सीरीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, या हमारी जो बुक है इनसाइट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो भी अगर आप पढ़ेंगे, उसमें हमने इलेबरेट करके लिखा हुआ है कि किस तरह से यूटी मॉडल की गवर्नेंस फंक्शन करती है। तो क्योंकि यहाँ पे वी हैव सीएम एंड वी हैव दी LG, he has his own set of powers and he has his own set of powers. LG जो है वो काफ़ी सारे मसलों में he acts on his own discretion, मतलब उनको किसी की रिकमेंडेशन या किसी की एड एंड एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती है, बट देयर आर सर्टेन मैटर्स जहाँ पे he has to take the aid and advice. अब जब यहाँ पे सीएम नहीं थे तो इनको एड एंड एडवाइस कौन टेंडर करता था? इनको जो है एडवाइस टेंडर करते थे, उसके लिए इनको सेपरेटली अपने एडवाइजर्स थे, जिनको बोलते हैं हम एलजीज एडवाइजर्स। तो जब तक यहाँ पे सीएम नहीं थे तब तक ये काम एलजी एडवाइजर्स करते थे, बट अब क्योंकि सीएम आए हैं, ही हैज़ हिज ओन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु विल जॉइंटली एड एंड एडवाइज द एलजी। तो इसकी वजह से एलजी के एडवाइजर्स को जो है दे हैड टू एग्जिट, तो उनका रोल यहाँ पे ख़त्म हो चुका। इलेक्टेड गवर्नमेंट आने के बाद एलजी के एडवाइजर्स का रोल ख़त्म, दे कैन नॉट एक्ट एज एडवाइजर्स। नाउ द एडवाइस विल बी टेंडर्ड बाय दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द सीएम। तो वही हमारी यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है कि एलजीज एडवाइजर्स टू एग्जिट आफ्टर इलेक्टेड गवर्नमेंट टेक्स ऑफिस। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट ने ऑफिस लिया है and ultimately they had to exit. Now another important issue pertaining to the Assembly of Jammu and Kashmir is the Supreme Court has declined to hear plea against LG's power to nominate MLAs in Jammu and Kashmir Assembly. अगर आप जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की सीरीज़ देखेंगे, वहाँ पे हमने जो अमेंडमेंट्स डिस्कस की हैं, या अगर हम हमारी बुक भी रीड करेंगे, वहाँ पे जो हमने अमेंडमेंट्स मेंशन की हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट की गई है टू द सेक्शन 15 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसमें अमेंडमेंट में क्या है? इट गिव्स LG द पावर टू नॉमिनेट 5 मेंबर्स। ओके, LG कैन नॉमिनेट 5 मेंबर्स टू द असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें से 2 आर वुमेन, 2 are Kashmiri Pandits and 1 is from the Pakistan occupied Jammu and Kashmir. ओके, तो अमेंडमेंट इसमें कौन कौन सी इंट्रोड्यूस की गई है? जैसा मैंने कहा सेक्शन 15 में, तो सेक्शन 15A एंड सेक्शन 15B ये अमेंडमेंट्स इसमें इंट्रोड्यूस की गई है, और सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 14। तो ये आपको याद रखनी है कि किन किन अमेंडमेंट्स के थ्रू LG कैन नॉमिनेट पीपल, persons, members to the Assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir. तो सेक्शन 15 है, सेक्शन 15 के अंडर सेक्शन 15A है, 15B है, देन देयर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 14। इसमें अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं, तो 2 वुमेन, जैसे मैंने आपको बोला, ही कैन नॉमिनेट 2 वुमेन, ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, जिसमें से एक शैल बी वुमेन। ये यहाँ पे जो 2 कश्मीरी पंडित मैंने लिखा, इसमें से 1 शुड बी वुमेन। ये इन 2 के अलावा है, इसके अलावा ये 2 तो हैं ही, इसमें से भी एक वुमेन होनी चाहिए, एंड 1 फ्रॉम द POK। अब मसला क्या है? ये मसला बना क्यों है? बिकॉज दीज नॉमिनेटेड मेंबर्स शैल हैव द वोटिंग राइट्स। कहने का मतलब है, जैसे हमारे बाकी MLAs इलेक्शन के थ्रू आए हैं, और अगर कोई बिल पास करनी हो, किसी चीज़ पे वोट करना हो, कोई रेजोल्यूशन पास करना हो, तो MLAs जिन्होंने 90 सीट्स ऑक्यूपाई की हैं वो वोट कर सकते हैं। बट जो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, दे ऑल्सो हैव बीन गिवन द वोटिंग राइट। इसका मतलब है भले ही ये इलेक्शन के थ्रू नहीं आए, बट बिकॉज दे हैव बीन नॉमिनेटेड बाय द LG, दे आर equally as good as these elected 90 MLAs. So say they have the same set of powers. So जो इसको contest कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि there should be a marked difference between those
who come through elections and those who come through nomination. तो अगर आपको nominate ही करने, don't give them voting rights. Let them be a part of assembly, let them put forward their views, but at least they shouldn't have the voting rights. These voting rights should only be with these 90 people. तो इसी चीज़ को चैलेंज किया गया था, कुछ लोगों ने इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, बट सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लाइन टू लिसन दिस प्ली. तो हमें यहाँ पे प्ली की डिटेल्स में नहीं जाना है. हमारे लिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि किन सेक्शंस में अमेंडमेंट की गई और किन सेक्शंस के अंडर एलजी को पावर्स हैं दैट ही कैन नॉमिनेट मेंबर्स टू द असेंबली ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर. सो ये ओवरऑल कुछ चेंजेस अभी तक जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटी में आई है. तो जैसे जैसे अब ये असेंबली काम करना शुरू करेगी और ज़्यादा क्लैरिटी हमें इसकी फंक्शनिंग में आ जाएगी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पीओपी इंडस्ट्री कश्मीर की जो है इसमें प्रॉब्लम हो गई है बिकॉज जिप्सम की शॉर्टेज हो गई है. जिप्सम इज़ एन इम्पॉर्टेंट मिनरल जो एक्ट करता है एज ए रॉ मटेरियल फॉर द पीओपी इंडस्ट्री. तो अब प्रॉब्लम हुई क्या है कि जिप्सम की शॉर्टेज हुई है. तो यहाँ पे हमें मेन जो चीज़ है वो देखने के लिए है कि जिप्सम की शॉर्टेज उतना हमारे लिए ज़्यादा पढ़ने का इशू नहीं है. मेनली यहाँ पे जो मेंशन किया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर में जिप्सम के रिजर्व्स ओडी कश्मीर बेल्ट एंड परलांका रामबन रीजन में पाए जाते हैं. ये दो इम्पॉर्टेंट बेल्ट्स हैं ऑफ जिप्सम इन जम्मू एंड कश्मीर. इसके अलावा जिप्सम कहाँ पाया जाता है आप हमारी बुक को कंसल्ट कर सकते हैं या आप हमारे वीडियो सीरीज़ को भी देख सकते हैं. तो इन दो जगह पे जिप्सम की सप्लाई कम हो गई है जिससे पीओपी इंडस्ट्री को एक सेटबैक मिला है. कम क्यों हुई है? बिकॉज जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जो इसके साथ एसोसिएटेड है वो कह रहे हैं कि देयर हैज़ बीन एन एलिज्ड मिसमैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम द परलांका रामबन बेल्ट. ऑल्सो कुछ लीगल हर्डल्स क्रिएट किए गए हैं जिसकी वजह से ये पैरालाइज हो गई है यहाँ की सप्लाई उड़ी बारामूला. सो टू रीजंस, बिकॉज ऑफ द लीगल हर्डल्स क्रिएटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेकंड बाय ड्यू टू द मिसमैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज इन द परलांका रामबन बेल्ट. तो इससे इस इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा धक्का मिला है. देन अनफॉर्चुनेट न्यूज़ जो जम्मू डिवीज़न के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से आ रही है वो है कि एक बहुत फायर रेवेज हुआ है, फायर ब्लेज हुआ है जिसमें 50 विलेजेस ऑफ अ सिंगल विलेज इन मलवाड़वन एरिया वो बिल्कुल खाक हो गए हैं, जल के राख हो चुके हैं. तो ये न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट बनती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, जहाँ पे आप उसको एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं. तो क्यों ये आग लगी, क्या रीजंस थे, वो हमारे लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है. उससे पहले एक एसोसिएटेड न्यूज़, तुलेल गुरेज के एरिया में जो फेमस है टूरिस्ट डेस्टिनेशन उसके साथ ही तुलेल भी आता है. तो वहाँ पर भी ब्लेज रेवेजेस तुलेल वहाँ पर भी आग लगी है. दोनों जगह मोर और लेस रीजन जो है वो सेम है. मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, देयर इज़ नो फायर स्टेशन एस्टैब्लिश्ड इन द मड़वा सब डिवीज़न. मड़वा सब डिवीज़न जो है वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है. तो पूरे सब डिवीज़न में देयर इज़ नॉट ए सिंगल फायर स्टेशन. तो यहाँ पर जो आग लगी इसको बुझाने के लिए फायर टेंडर्स दे हैड टू कम फ्रॉम द अनंतनाग और दे टुक अ टोटल ऑफ 4 hours टू रीच फ्रॉम अनंतनाग टू मड़वा जहाँ पर ये आग लगी है. तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, अगर आप मानेंगे कि दिस इज़ मड़वा, ओके, and this is Margan top and this is Sinthan top and this is किश्तवाड़. सो प्रॉब्लम यह है कि ये सारा यहाँ से जम्मू सब डिवीज़न है, दिस ये वाला पार्ट, और यहाँ से अनंतनाग है यानी कि कश्मीर, और ये यहाँ से जम्मू. तो प्रॉब्लम यह है कि ये जो मड़वा है ये किश्तवाड़ का पार्ट है बट इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी किश्तवाड़ के साथ नहीं है. मोटरेबल ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट मड़वा से किश्तवाड़ नहीं जा पाता है. दे हैव टू कम फर्स्ट थ्रू मरगन टॉप, मरगन टॉप से दे हैव टू गो थ्रू अनंतनाग टू सिंथन टॉप. तो ऐसे गोल चक्कर करके दे रीच सिंथन टॉप और सिंथन टॉप के बाद दे कैन रीच किश्तवाड़. तो अगर फायर टेंडर्स को भी आना था उनको किश्तवाड़ से पहले सिंथन टॉप आना था, सिंथन टॉप से मरगन टॉप, मरगन टॉप से वो माड़वा पहुंच सकते थे.
तो इसी वजह से जो फायर टेंडर सर्विसेज हैं उनको एक जगह है यहाँ लारनू अनंतनाग में, वहाँ से डिस्पैच किया गया जो कि मिडवे है, वहाँ से फायर टेंडर्स को मारवा भेजा गया क्योंकि यहाँ पे देयर इज़ नॉट अ सिंगल फायर टेंडर। तो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आग बुझाने में काफ़ी ज़्यादा देर हो गई। एंड सेम इज़ द केस विद द तुलेल, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि न फायर टेंडर्स हैं न फायर सेफ्टी स्टाफ है, कोई फायर सर्विस स्टेशन भी नहीं है। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में अगर आपसे क्वेश्चन आए JNK का, उसमें आप एग्जाम्पल में ये लिख सकते हैं, तुलेल लिख सकते हैं, या यहाँ पे किश्तवाड़ का विलेज जो है माड़वा लिख सकते हैं। रीज़न उसमें यही है कि लैक ऑफ fire tenders, lack of fire service stations, and lack of direct connectivity between the headquarters and the said village. So moving forward, again a question from the polity. इस साल पंचायत इलेक्शंस होने वाले थे क्योंकि आपको पता ही है कि पंचायत की टर्म जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, अब नई पंचायत बनेंगी, बट वो इलेक्शंस जो है वो डिले हो गए। क्यों हुए? बिकॉज जो OBC कमीशन सेटअप किया गया था उन्होंने अपनी रिपोर्ट नहीं दी अबाउट द क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन टू बी गिवन टू OBC। रिजर्वेशन देनी है किसको? OBC को। कहाँ देनी है? इस पंचायत के 3 टियर स्ट्रक्चर में, यानी कि राइट फ्रॉम द बॉटम, ग्राम पंचायत से लेकर ऊपर अगर हम जाएंगे ब्लॉक लेवल पर, और उससे अगर हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तीनों जगह इनको रिजर्वेशन देनी है। पार्लियामेंट ने इस केस में एक बिल भी पास की फरवरी में इसी साल, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट ने एक बिल भी पास की। तो एक कमीशन को सेटअप किया गया था JNK में टू डिसाइड कि कितनी रिजर्वेशन इनको हम दे सकते हैं, ग्राम पंचायत में कितनी दे सकते हैं, ब्लॉक लेवल पे कितनी दे सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कितनी दे सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ों याद रखने के लिए ये न्यूज़ यहाँ पे क्यों मैंशन की गई कि आपको उस कमीशन का नाम याद रखना है। इस कमीशन का नाम है, इट वॉज हेडेड बाय द जस्टिस जनक राज कोतवाल, रिटायर्ड जस्टिस जनक राज कोतवाल। एंड इनके अलावा इसमें रिटायर्ड IAS ऑफिसर राजकुमार भगत एंड एक्स डीन ऑफ शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू मोहिंदर सिंह बड़वाल भी थे। सो दीज वेर द 3 members of the commission which is headed by the justice retired जनक राज कोतवाल। सो OBC कमीशन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि चेयरमैन कौन थे, कितने मेंबर्स थे, मेंबर्स का नाम क्या है, ये चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव्स में MCQs में आ सकती है। देन फ्रॉम द एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव, a new butterfly species has been found in कश्मीर। तो इस स्पीशी का नाम क्या है? इसका नाम है हसोरा क्रोमस। ओके, और इसको कॉमन बैंडेड ऑल के नाम से भी जाना जाता है। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कॉमन बैंडेड ऑल या फिर हसोरा क्रोमस। तो ये कश्मीर में पहली बार देखी गई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे JNK में पहली बार देखी गई है। नो, ये ऑलरेडी जम्मू रीजन में साइट की गई है। कहाँ पे? मेन जम्मू में, और उसके अलावा बन्नी तहसील ऑफ कठुआ। सो जम्मू और कठुआ, इन 2 रीजन्स में ऑलरेडी इसको साइट किया गया है। तो अब इसको कश्मीर में भी देखा गया, जो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीशीज होंगी उतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमारी कंजर्व भी होगी और एक्सपैंड भी होगी। देन कश्मीर ने अपना पहला इंटरनेशनल लेवल का मैराथन ऑर्गेनाइज किया, जिसमें 1700 रनर्स ने अक्रॉस द कंट्री और 12 फॉरेन नेशनल्स ने पार्टिसिपेट किया। तो जिसकी वजह से कश्मीर जो है टूरिज्म मैप पे और ज़्यादा उभर के आया। ये मैराथन जो है 20 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज किया गया 2024 को। तो इसमें 2 कैटेगरीज थी, एक 42 किलोमीटर का फुल मैराथन एंड 21 किलोमीटर्स का हाफ मैराथन। तो इसमें मेंस कैटेगरी में मिस्टर शेर सिंह ही वॉन इट, एंड वुमेन्स कैटेगरी में तामसी सिंह। ओके, सो इसमें यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फुल कितना था, हाफ कितना था, और विनर्स कौन थे। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड,
अब हमारे जो सोशल सेक्टर के सब्जेक्ट से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है कि जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट स्कूल जो है वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। एक सर्वे कंडक्ट किया गया, तो आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना बस यही सर्वे के ये वाले पॉइंटर्स हैं जो यहाँ पर देकर है, पूरी न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं या अपने इंटरव्यू में अपने आंसर्स को, ओपिनियंस को सब्सटैंशिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है कि जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है दे हैव सरेंडर्ड 600 प्लस स्कूल बिल्डिंग्स टू अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। क्यों सरेंडर की है इन्होंने बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? बिकॉज दे हैव बिकम डिसफंक्शनल। इन स्कूल्स में बच्चे थे ही नहीं, ये स्कूल जो है बिल्डिंग्स जो है अबैंडन की गई थी। अब क्योंकि अबैंडन की गई है तो बाकी डिपार्टमेंट्स को ज़रूरत थी बिल्डिंग्स की, तो उनको बिल्डिंग दी गई। कितनी बिल्डिंग? 600। दिस इज़ अ ह्यूज नंबर। उसके अलावा 66% ऑफ क्लास 4 स्टूडेंट JNK में जो है दे शेयर ए क्लास रूम विद मोर देन 1 क्लास। इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्लासरूम फॉर क्लास 4th। ओके, तो इस क्लासरूम में सिर्फ 4th क्लास के बच्चे नहीं हैं, यहाँ पे किसी जगह 5th के भी बैठे हुए हैं, यहाँ किसी जगह 6th के भी बैठे हुए हैं, 4th वाले यहाँ पढ़ रहे हैं, 3rd वाले इस कोने में पढ़ रहे हैं। सो मिक्स अप, दिस इज अ रियलिटी। एक ही कमरे में काफ़ी सारे क्लासेस के बच्चे पढ़ रहे हैं। सो जब एक कमरे में काफ़ी सारे क्लासेस के बच्चे पढ़ेंगे, सो क्या पढ़ेंगे वो, क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी और कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। सो ऐसी प्रॉब्लम देखी गई है 66.4% ऑफ द क्लास 4 स्टूडेंट्स में। यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स के क्लास 4th के बच्चे अगर हम लेंगे, उन सब का 66% जो है दे फेस द सेम इशू। उसके अलावा 72% ऑफ क्लास 2nd प्राइमरी स्टूडेंट्स दे फाइंड देमसेल्फ शेयरिंग क्लासेस विद मोर देन 1 क्लास। तो यहाँ 66% ऑफ क्लास 4th, यहाँ पे 72% ऑफ द क्लास 2nd। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्लासरूम्स को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, एडिशनल क्लासरूम्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। ये इस न्यूज़ आइटम का मकसद है बताना। देन अगेन सोशल सेक्टर से हमारी एक अच्छी न्यूज़ आ रही है कि GMC श्रीनगर उनको टेलीसाइकेट्री प्रोग्राम में रैंक 3 दी गई है ऑल ओवर इंडिया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्यों दी गई है 3rd रैंक? क्या है ये टेलीसाइकेट्री प्रोग्राम? एक्चुअली गवर्नमेंट ने इट हैज स्टार्टेड अ प्रोग्राम विच इज नोन एज ए टेलीमानस। ठीक है, it has been started to address the mental health issues. ये है क्या टेलीमानस? इसमें एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड हेल्पलाइन है जिस पे लोग फ़ोन कर सकते हैं, इसकी एक ऐप है और इसका एक चैट बॉट भी है। यानी कि जिन लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं वो इस हेल्पलाइन पे रीच आउट कर सकते हैं और वहाँ पे अपने इश्यूज का सोल्यूशन देख सकते हैं। तो GMC श्रीनगर जो है कश्मीर में, GMC श्रीनगर इस टेलीमानस हेल्पलाइन को रन करती है। तो अब इंडिया में इसकी टॉप 3 में रैंकिंग क्यों आई हुई है? बिकॉज इट हैज़ रिसीव्ड ओवर अ मैसिव 60,000 कॉल्स। रैंकिंग के टाइम पे इसने 60,000 कॉल्स अटेंड की है और जिसमें अराउंड 2,000 कॉल्स वेयर फॉर द क्राइसिस इंटरवेंशन। किस तरह की क्राइसिस इंटरवेंशन के लिए लोग यहाँ पे कॉल कर रहे थे? कुछ लोगों को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को एंग्जाइटी होती है, कुछ लोगों को मूड डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के जो डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, किसी को एग्जाम की वजह से स्ट्रेस हो जाता है या किसी को इनफैक्ट सब्सटेंस अब्यूज जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम्स के लिए इस हेल्पलाइन पर दे हैव रिसीव्ड ओवर 60,000 कॉल्स। तो दिस हेल्पलाइन हैज़ ए 3 टियर स्ट्रक्चर, मतलब 3 लेवल्स हैं यहाँ पे। नीचे यहाँ पे पहले जब कोई कॉल करता है दे आर कनेक्टेड विद अ काउंसलर जो इनके साथ 30 मिनट्स के एक सेशन में एंगेज होते हैं। वो इनकी काउंसलिंग करते हैं, इनके साथ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, इनसे पूछते हैं इनको क्या इश्यूज हैं, क्यों ये इश्यूज फेस कर रहे हैं। अगर इस काउंसलर को लगा कि प्रॉब्लम बहुत सीरियस है तो इसको सेकेंड लेवल साइकियाट्रिक
एडवाइस के लिए भेजा जाता है। पहले काउंसलर आता है, उसके बाद साइकियाट्रिक एडवाइस के लिए इसको भेजा जाता है। अगर साइकियाट्रिक एडवाइस पर भी काम ना बने तो लास्ट पे वहाँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी बैठता है। ठीक है, सो काउंसलर, साइकियाट्रिक एडवाइस एंड देन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सो इन्होंने काफ़ी अच्छा काम इसमें किया। दे हैव एड्रेस दिस मेंटल हेल्थ इश्यूज, लोगों की प्रॉब्लम सुनी है, दे हैव सक्सेसफुली हेल्प देम। तो इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है कि हमें यहाँ इसको रैंकिंग करनी पड़ी, इसको इतना सपोर्ट करना पड़ा, क्यों? बिकॉज अगर हम JNK की बात करें, 7% ऑफ द पॉपुलेशन डिप्रेशन से गुजर रही है और इसको एक टैबू माना जाता है। इस मेंटल हेल्थ इशू को, डिप्रेशन को एक टैबू माना जाता है जो खुल के लोग डिस्कस नहीं करते हैं। तो उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मेंटेन रहती है जब वो ऐसी हेल्पलाइंस पे कॉल करते हैं जहां उनकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं होती है। तो अगर हम पूरे इंडिया की बात करें, 83% ऑफ द इंडिविजुअल्स इंडिया में जिनको ज़रूरत है मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट की, उनको वो नहीं मिलती है। 83% बहुत बड़ा नंबर है ये। इसमें मेन प्रॉब्लम यही है कि कोई खुल के सामने नहीं आता है। कोई लोग, फिर लोग ऐसे लोगों को अजीब से नाम देते हैं कि ये पागल है, कि इसका दिमाग ख़राब है, इसके दिमाग में स्टेबिलिटी नहीं है। हालांकि जैसे कि हमारे बॉडी में फिजिकल इश्यूज होते हैं, इसी तरह से हमारी मेंटल हेल्थ में भी इश्यूज हो सकते हैं। तो उससे भागने की ज़रूरत नहीं है। ये टेलीमानस हेल्पलाइन है, इस पर कभी भी कॉल करके, ये 24/7 हेल्पलाइन है, इस पर कभी भी कॉल करके अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को डिस्कस कर सकते हैं इन अ डिस्क्रीट मैनर, अगर कोई सोशल टैबू से डरता हो तो। देन हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से जो कृषि विकास केंद्र अनंतनाग है, इट लीड्स इन द स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव टू एस्टैब्लिश ऑयल सीड मॉडल विलेज। देखिए, ये न्यूज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है कि KV के अनंतनाग जो है दे हैव टेकन द इनिशिएटिव टू एस्टैब्लिश द ऑयल सीड मॉडल विलेजेस, नो। बट इस न्यूज़ को अगर हम पढ़ें, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन की गई है कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो है, इट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर राबी ऑयल सीड कल्टिवेशन इन कश्मीर। सो अनंतनाग का लार्जेस्ट एरिया है किसमें? ऑयल सीड कल्टीवेशन में। ठीक है, राबी सीजन की बात हो रही है। और कहाँ पे? कश्मीर में, JNK में नहीं, कश्मीर में। कश्मीर में इट हैज़ दिस लार्जेस्ट एरिया अंडर राबी ऑयल सीड कल्टीवेशन। तो ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टेक अवे है जो आप याद रख सकते हैं। ऑयल सीड की इम्पोर्टेंस क्या है? आपको पता है कि ऑयल सीड्स, इंडिया जो है मेनली इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। 55 to 60% ऑफ रिक्वायरमेंट ऑयल सीड्स की इंडिया जो है इट मीट्स थ्रू इंपोर्ट्स। तो ऐसे इनिशिएटिव्स अगर JNK में लिए जाए तो इससे हमारी इंपोर्ट बिल जो है वो कम हो सकती है, हमारी इंपोर्ट रिक्वायरमेंट जो है वो भी कम हो सकती है, और इंडिया धीरे धीरे सेल्फ सफिशिएंट ऑयल सीड प्रोडक्शन में हो सकता है। देन अगर हम इकोनॉमी की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर श्राइन्स इन द PM विश्वकर्मा इम्प्लीमेंटेशन। तो PM विश्वकर्मा स्कीम में जम्मू एंड कश्मीर नंबर 3 पोजीशन पे आया हुआ है ऑल ओवर द कंट्री। तो किन 2 डिस्ट्रिक्ट ने सबसे अच्छा इसमें परफॉर्म किया है? एक तो बडगाम एंड जम्मू। ठीक है, PM विश्वकर्मा स्कीम को हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, वो आप हमारे पिछले करंट अफेयर्स वीडियोस में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इस स्कीम को। तो यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, दे हैव रैंक्ड जम्मू एंड कश्मीर ऑन प्लेस 3 for its implementation of the PM Vishwakarma scheme. Then Kashmir Power Distribution Corporation Limited, it has become the first J&K utility to obtain ISO certification for data center. जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है more or less it has been digitized, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की मैनेजमेंट जो है इट हैज़ बीन डिजिटाइज। अब हमारे पास स्मार्ट मीटर्स हैं, जितनी भी हमारी बिलिंग होती है वो ऑनलाइन जनरेट होती है, उसके लिए सेपरेट डेटा सेंटर्स क्रिएट किए गए। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो
कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का डेटा सेंटर है जो कि बेमिना में लोकेटेड है, इट इज द फर्स्ट यूटिलिटी एंड द ओनली यूटिलिटी इन जम्मू एंड कश्मीर जिसको ISO सर्टिफिकेशन मिली है। ISO सर्टिफिकेशन मिलने का मतलब क्या है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है एज फार एज द मेंटेनेंस, एज फार एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल एंड द सिक्योरिटी ऑफ द डेटा सेंटर इज कंसर्न। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है टू मीट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर सच एन इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी, फॉर सच एन इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट। देन इकोलॉजी से एक न्यूज़ की जो खुरवनसर लेक है सुंबल डिस्ट्रिक्ट में, इट बैटल्स फॉर द सर्वाइवल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की है कि खुरवनसर लेक जो है ये सुंबल में है। सुंबल जो है इट इज़ इन द गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो खुरवनसर लेक इज इन द गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे भी कहाँ, सुंबल विलेज में। तो इट इज़ वन ऑफ द सैटेलाइट लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। सैटेलाइट लेक्स का मतलब है वो वाली लेक्स जिनको सैटेलाइट के थ्रू स्टडी किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, इसमें रिसर्च होती है, दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मॉनिटर्ड थ्रू दी सैटेलाइट। अब इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी इकोलॉजी में एग्जाम्पल की तौर से, क्यों इसकी इतनी डिग्रेडेशन हो गई है। इसका जो मेन कॉज है एज पर द न्यूज़ आर्टिकल, इट जो है सुंबल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वो सीवेज और सीवरेज जो है सारा का सारा डंप करते हैं इसी लेक में, क्योंकि इतना सारा वेस्ट इसमें डंप हो जाता है जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी जो है ख़राब हो गई है, इसकी इकोलॉजी पे, इसके फ्लोरा फोना पे बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से इसका एरिया जो है वो डिमिनिश होता जा रहा है और इसकी वाटर क्वालिटी भी जो काफ़ी पुअर हो गई है, जो पीने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। देन कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ इन स्पेसिफिक एंड जम्मू एंड कश्मीर के लिए इन जनरल कि कश्मीरी विलो बैट्स को हैंडीक्राफ्ट स्टेटस दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी न्यूज़ है ये हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। हैंडीक्राफ्ट स्टेटस देने का मतलब क्या है, देखिए अब जब कश्मीर विलोज बैट्स की बात होगी तो इसको कंसिडर किया जाएगा कि ये एक हैंडीक्राफ्ट है। तो इससे क्या होगा, हैंडीक्राफ्ट होने से, इसको डिक्लेयर करने से उससे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला बेनिफिट, जो कश्मीरी बैट्स हैं दे विल कम अंडर द एम्बिट ऑफ द नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। हैंडीक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए जितने भी प्रोग्राम्स अब यूनियन गवर्नमेंट स्टार्ट करेगी उसमें हमारे कश्मीरी बैट्स भी कवर हो जाएंगे। उसके अलावा जो अलग अलग स्कीम्स हैं जिसके अंडर ये अब कवर हो जाएंगे वो है नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऊपर जो मैंने बोला, उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, और उसके अलावा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज। इन बैट्स को एक्सपोर्ट करने में भी गवर्नमेंट हेल्प प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट भी इस सेक्टर को प्रोवाइड की जाएगी थ्रू गवर्नमेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट की जो इंसेंटिव्स होते हैं फॉर द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर वो भी आप कश्मीर की बैट इंडस्ट्री को प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इट वाज a long pending demand, long pending wish of the Kashmir willow bat manufacturer जो finally fulfill हुई है। Now these manufacturers they can take the benefit of the different government programs for further development of the Kashmiri bat industry। So, आज के करंट, इस मंथ के अक्टूबर के करंट अफेयर्स में इतना ही। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर्स में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।